Hello, friends, and greetings for the day. This is Manmeet Arora signing in, and welcome to CSWT Current Affairs Updated section. फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल सबसे पहले आपकी एग्जामिनेशन आ रही है CSWT की, दैट इज शेड्यूल्ड ऑन जनवरी 9th। और करंट अफेयर्स को लेकर थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं कि सर करंट अफेयर्स इतने सारे होते हैं कि क्या याद करें, कौन से अपडेटेड करंट अफेयर्स हम एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए याद रखें। तो दोस्तों, आपके स्टडी मटेरियल जब प्रिंट हुए थे उसको तो ज़माना हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, महीनों हो चुके हैं। जो स्टडी मटेरियल में करंट अफेयर्स हैं उस प्रिंट डेट से लेकर आज तक की डेट तक काफी सारे करंट अफेयर्स हो चुके हैं। तो कौन कौन से हम एग्जामिनेशन के पर्पस से अपने करंट अफेयर्स याद रख सकते हैं उसका लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बी अपडेटेड। देखें कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हम लोग एग्जामिनेशन पर्पस के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो द फर्स्ट करंट अफेयर दोस्तों विच यू हैव टू रिमेंबर इज रिलेटेड टू गवी बोर्ड। और गवी का सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा फुल फॉर्म। गवी का दोस्तों फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। क्या पर्पस होता है दोस्तों गवी बोर्ड का? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। आप सब लोग जानते हैं कि अभी पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वैक्सीन। तो इस गवी बोर्ड का ऑब्जेक्टिव होता है कि सारे के सारे लोगों को वैक्सीन मिले। और इस गवी बोर्ड के अब मेंबर बन चुके हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो न्यूज इंपॉर्टेंट लेकिन छोटी सी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन was recently nominated by the Global Alliance for Vaccine and Immunization Gavi as a member of Gavi board। समरी के फॉर्म में कैसे याद रखें? गवी बोर्ड एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के चेयरमैन भी हैं, और अब डॉक्टर हर्षवर्धन गवी बोर्ड के मेंबर भी बन चुके हैं। फर्स्ट न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज। सेकेंड फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 अनाउंस हुए और बिहार ने पेंडेमिक कैटेगरी में जीत लिया। हाँ दोस्तों, बिहार। The Chief Minister, Secretariat of Bihar, National Informatics Center, and the Disaster Management Department have been jointly chosen as winners in pandemic category in Digital India Awards 2020। सर ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये सब ऐसी चीज क्या नहीं कर पाए जो बिहार ने कर डाला? तो दोस्तों, अगर आपको याद हो जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था तो बहुत सारे वर्कर्स यहाँ वहाँ जा रहे थे। दोज वर्कर्स आर कॉल्ड स्ट्रैंडेड वर्कर्स, जिनका जॉब खो गया था और वो अपने गांव वापस जा रहे थे। तो बिहार गवर्नमेंट ने इन सारे स्टैंडर्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा मदद करी थी। कितने लोगों की मदद करी थी? लगभग 21 लाख वर्कर्स की मदद करी थी। बिहार was selected under the pandemic category for its financial assistance to more than 21 lakh स्टैंडर्ड वर्कर्स आउटसाइड बिहार। नाउ डिजिटल कैटेगरी में क्यों आया, उसके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड थ्रू बिहार सहायता मोबाइल एप्लीकेशन। तो बिहार गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन डेवलप करी जिसका नाम हमको ध्यान रखना है, बिहार सहायता मोबाइल एप्लीकेशन। इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया टू 21 लाख स्टैंडर्ड वर्कर्स को। और इसलिए बिहार को पेंडेमिक कैटेगरी का डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विनर घोषित किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज विशाखापट्टनम के बारे में हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी इन प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड्स। सो द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स has selected विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज द बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी। नगर निगम का दोस्तों काम होता है कि अफोर्डेबल हाउस बनाएं, और प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल हाउस के लिए बड़ी फेमस होती है। तो इस कैटेगरी में विशाखापट्टनम को बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी, विशाखापट्टनम के नगर निगम को बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी का अवार्ड दिया गया। It was placed under the annual awards for excellence that recognizes outstanding contribution of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban in 2019। और ये अवार्ड कब दिया गया? जनवरी 1 2021 को। तो ध्यान रखना, डिजिटल अवार्ड में बिहार पेंडेमिक कैटेगरी में नंबर 1 आया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड्स में विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों, बधाई, इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी शुरू हो चुकी है। एनवायरमेंट से रिलेटेड ये न्यूज है। तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट
हॉट एयर बलून सफारी ऑफ इंडिया इन कहां पर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन मध्य प्रदेश। सर बांधवगढ़ मतलब वही है जो कान्हा किसली और जबलपुर के पास में है, बिल्कुल वहां पर हॉट एयर बलून चालू करा गया। सो ऐसा नहीं है कि कंट्री में दूसरे हॉट एयर बलून्स नहीं है, देयर आर सेवरल हॉट एयर बलून्स राइड्स इन द कंट्री, हाउएवर दिस हॉट एयर बलून वाज द फर्स्ट इन मध्य प्रदेश। हॉट एयर बलून पहला ही है और हॉट एयर बलून सफारी पहली है, इसका मतलब आप इस हॉट एयर बलून में पूरी सफारी का जो दृश्य है वो देख सकते हो। सो द फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी was launched in Bandhavgarh Tiger Reserve of India, that is in Madhya Pradesh. Right, friends? Environment से related छोटी सी news. Next, European Union bans export of plastic waste to poor countries. European Union, हाँ सर आपने बताया था कि इसमें 19 members होते हैं यूरोपियन यूनियन में, और इस यूनियन ने प्लास्टिक वेस्ट जो एक्सपोर्ट होता था पुअर कंट्रीज को उसको पूरी तरह से बैन कर दिया टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। The European Union recently announced that it is to completely ban the exports of unsorted plastic to poor countries. The new rules will allow the export of plastic waste only to countries that intends to recycle. इसका मतलब अब वेस्ट प्लास्टिक सिर्फ उन्हीं देशों में एक्सपोर्ट होगा जहां पर इन प्लास्टिक का रिसाइकलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, अदरवाइज इन प्लास्टिक का एक्सपोर्ट नहीं होगा। दिस इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। Then friends, financial news, financial sector में India's first social impact bonds were launched. The Pimpri Chinchwad Municipal Corporation PCMC and United Nations Development Program India signed a memorandum of understanding, मान के चली agreement, to create the first social impact bond of India. The trend of investing in social environment and society has increased in recent years, and it has become a way for investors to give back to the community and companies to expand their social responsibility. अब ये दोस्तों सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, ध्यान रखें, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लॉन्च करता है। इससे जो फंड्स आते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यूज करता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन एंड अराउंड द एरिया। सर इन बॉन्ड्स पर हमेशा हमको कंफर्म रिटर्न मिलता है, दोस्तों बॉन्ड्स हैं तो मान के चलिए कंफर्म रिटर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देगा, लेकिन कंफर्म रिटर्न विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा कम रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। सो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स मतलब यहां पर जो पैसा यूज होगा इन्वेस्टर्स का वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए होगा। ये अपनी तरीके का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इंडिया में लॉन्च करा। किसने लॉन्च करा? सर पीसीएमसी, पिंपरी छिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके फ्रेंड्स, देन ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड ऐप एप्लीकेशन लॉन्च हुई और एक वेबसाइट दैट इज पोर्टल भी लॉन्च हुआ। द ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन क्या करता है? विल हेल्प टू कनेक्ट 3.12 करोड़ इंडियंस डायस्पोरा स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर ये क्या होता है, इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, सबसे पहले यही देखते हैं। इंडियन डायस्पोरा मींस स्कैटर्ड पॉपुलेशन हुज ओरिजिन इज इन इंडिया, मतलब इंडिया में उनका बर्थ हुआ या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के इंडिया में बर्थ हुआ, लेकिन वो अभी किसी वर्ल्ड के कोने में है। इनको हम बोलते हैं स्कैटर्ड पॉपुलेशन। स्कैटर्ड पॉपुलेशन को बोला है इंडियन डायस्पोरा। So diaspora is the mass spreading of population away from their indigenous territory. तो ये वाली जो एप्लीकेशन है ये इतने सारे इंडियंस को जोड़ेगी, मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे कितने इंडियंस हैं हु आर ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, इसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च करी। सो दिस विल क्रिएट थ्री वे कम्युनिकेशन बिटवीन इंडियन मिशंस, दैट इज एम्बेसीज, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड इंडियन डायस्पोरा। इससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि इंडियंस पूरे वर्ल्ड में कहां कहां पर फैले हुए हैं और इस एप्लीकेशन से सारे इंडियंस कनेक्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखेंगे, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड ऐप, मतलब ग्लोबल प्रवासी रिश्ता वेबसाइट भी है और ग्लोबल प्रवासी रिश्ता एप्लीकेशन भी है। सर ये कौन से टॉपिक के अंदर आएगा? दोस्तों ये आएगा गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। चलिए, WHO ने कोविड-19 एप्लीकेशन को लॉन्च करा है। क्या होता है दोस्तों कि काफ़ी सारे सिटीजन्स हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपने न्यूज़, अपने अपना नॉलेज देते हैं कोविड-19 के बारे में, जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो र्यूमर बन के फैल जाती है। WHO ने इसी चीज़ को सोचकर कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च करी है। The unchecked spread of misinformation obstructed the reports of the World Health Organization to fight the pandemic.
This mobile application will make sure that only verified and scientifically accurate information reaches to the world citizens. तो इस एप्लीकेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कोविड 19 के बारे में जो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है, ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन है, वही पूरे वर्ल्ड के सिटीजन्स तक पहुंचे। जो र्यूमर्स हैं, जो अनऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है, सिटीजन्स समझ जाएं कि वो सिर्फ र्यूमर्स ही हैं। डब्ल्यूएचओ की एप्लीकेशन पूरे कोविड 19 की न्यूज़ और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने में मदद करेगा। चलिए फ्रेंड्स, देन एमपी ने अपना एक अनोखा रिलीजियस फ्रीडम बिल जारी करा है जिसका नाम है मध्य प्रदेश रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020। बीच में आपने देखा होगा लगभग नवंबर 2020 में काफी हॉट इसका एक न्यूज बन चुकी थी। वही उस न्यूज के तहत मध्य प्रदेश रिलीजियस फ्रीडम बिल लॉन्च करा गया मिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, जो हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। So the Madhya Pradesh cabinet recently approved the Religious Freedom Bill 2020. Under this bill, forcing religious conversions will attract fine of 25,000 and 1 to 5 years of imprisonment. इसका मतलब अगर किसी भी पर्सन ने दूसरे पर्सन को जबरदस्ती उसका रिलीजन बदला, उसका धर्म बदला और सामने वाले ने कंप्लेंट कर दी, तो फिर 25,000 रुपीज का फाइन और 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। ध्यान रखना, इफ द विक्टिम इज वुमेन, माइनर और बिलोंग्स टू एसटी एससी कैटेगरी, फिर यही जो सजा है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये जो जेल की सजा है ये 2 to 10 years हो जाएगी और फाइन 50,000 हो जाएगा। इसका मतलब वुमेन, माइनर और एसटी एससी के अलावा आपने किसी पर्सन को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया या फोर्स करा, द फाइन इज 25,000 एंड 1 to 5 years ऑफ जेल। लेकिन अगर ये कैटेगरी वुमेन, माइनर या एसटी एससी कैटेगरी की हुई तो फाइन 25,000 से बढ़कर 50,000 हो जाएगा और जो जेल की सजा है वो 1 to 5 years से बढ़कर 2 to 10 years हो जाएगी। इस बिल का एक और नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एंटी लव जिहाद बिल। The conversion of person from one religion to another on the basis of threats, marriage, force and conspiracy has been made punishable. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर विक्टिम के पेरेंट्स इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं एंड देन द गवर्नमेंट एंड पुलिस विल एक्ट अपॉन। सो इसका नाम ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020। अपने आप में एक अनोखा लॉ, अनोखा एक्ट, अनोखा बिल। ओके फ्रेंड्स, देन लैंग्वेजेस की कैटेगरी में एक न्यूज, आसाम ने ऑफिशियल लैंग्वेज का अमेंडमेंट बिल पास करा है। द आसाम कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द बिल टू मेक बोडो एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। इसका मतलब सर आसाम की लैंग्वेज ऑफ असमीज नहीं बोडो है, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था कि एक से ज्यादा लैंग्वेज को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम इज असमीज, वहां पे असमीज चलती है। और अब एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है वहां पर, बंगाली और अब बोडो को भी अडॉप्ट कर लिया। इसका मतलब अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस वहां पर कितनी हो गई है, सिर्फ 3 हो गई है। असमीज भी हो गई है, बंगाली भी हो गई है और बोडो भी हो गई है। So Bengali is official language in 3 districts of Barak Valley and Bodo in Bodoland Territorial Council areas. तो वहाँ पे एक कम्युनिटी है बोडो, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है वहाँ पर, सालों से पुरानी कम्युनिटी है। तो इस कम्युनिटी के जो मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि अब बोडो को भी हम ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं। तो ध्यान रखें, अब असम की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, असमीज, बंगाली एंड बोडो। ओके फ्रेंड्स, न्यूमोसिल, इंडिया की पहली निमोनिया वैक्सीन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड वैक्सीन, आई एम टॉकिंग अबाउट निमोनिया वैक्सीन। हाँ दोस्तों, निमोनिया वो जिसमें लंग्स में इंफेक्शन आ जाता है, धीरे धीरे इंफेक्शन बढ़ता है और एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है, वो होता है निमोनिया। ध्यान रखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड की वैक्सीन के बारे में भी मैं बताऊंगा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट निमोनिया। सो इंडिया की निमोनिया को ठीक करने की पहली वैक्सीन आई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, आई एम टॉकिंग अबाउट वैक्सीन। उसका नाम है न्यूमोसिल। So the Serum Institute of India recently unveiled the first indigenously developed pneumococcal vaccine। Indigenously मतलब भारत के अंदर ही, called Pneumocil, ये इसका नाम है, ध्यान रखना है। The vaccine was launched by Union Health Minister Dr. Harshvardhan. So it was developed through collaboration with Bill and Melinda Gates Foundation. सर नाम सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल दोस्तों, ये वही फाउंडेशन है जिसको चेयर करते हैं मिस्टर बिल गेट्स and Path Organization. This vaccine has also been approved by Drugs Controller General of India. इसका मतलब इसको DCGI ने भी अप्रूव
कर दिया है। तो न्यूमोनिया को ठीक करने वाली वैक्सीन आ गई है, नाम ध्यान रखना है न्योमोसिल। Then friends, India's first driverless train has been launched. क्या क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या इस ट्रेन में ड्राइवर ही नहीं रहेगा? बस मैं उसी की बात कर रहा हूँ। This is the first driverless train in India has been launched, and it was initiated by Prime Minister Narendra Modi on December 28, 2020. The train is operated on the Delhi Metro's Magenta line. The train was rolled out on 38-kilometer long line called Magenta Line. It is a part of 390-kilometer long network spread across the national capital, that is Delhi, and the adjoining cities such as Gurugram, Noida, Ghaziabad, Faridabad, and Bahadurgarh. ध्यान रखें, पहली ड्राइवरलेस ट्रेन इंडिया में आ गई है जो हमारी कैपिटल सिटी में चल रही है और आसपास के जो एरियाज है उनको ज्वाइन कर रही है। दैट्स अ ड्राइवरलेस ट्रेन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज जो हमारा योगा है, योगा को अभी हम स्ट्रेचिंग या फिर रिलैक्सिंग एक्सरसाइज मानते थे, अब योगा को भी एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट माना है। जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, वैसे योगा में भी अब कॉम्पिटिशन्स होंगी, इसको भी एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट मान लिया। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड योगासना एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। दिस विल एनेबल द एंशिएंट प्रैक्टिस टू अवेल गवर्नमेंट फंडिंग। क्या होता है दोस्तों, जब कोई स्पोर्ट होता है तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने के लिए काफी सारे फंड्स देती है। योगा को अब ये सिर्फ एक एक्सरसाइज माना था, तो योगा इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग नहीं मिलती थी। अब योगा स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ गया है, तो योगा इंस्टीट्यूट और सेंटर्स को काफी सारी फंडिंग भी मिल जाएगी गवर्नमेंट से। दिस वॉज मेनली डन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट योगा एंड इट्स बेनिफिट्स एंड हेल्प इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द पीपल। फिर हमारा एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम हमने पढ़ा था दोस्तों स्पोर्ट्स कैटेगरी में, दैट वाज खेलो इंडिया। सो अंडर खेलो इंडिया आल्सो द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज टू कंडक्ट 4 इवेंट्स एंड 51 मेडल्स हैव बीन प्रपोज्ड इन योगा कंपटीशन। तो ध्यान रखें, छोटी सी न्यूज है, अब एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की कैटेगरी में योगा को भी शामिल कर लिया गया। ओके फ्रेंड्स, कल्चर से रिलेटेड न्यूज, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर दैट इज एबीटीओ इंटरनेशनल कन्वेंशन, एक समिट हुई है, कन्वेंशन हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, नाम ध्यान रखेंगे एबीटीओ की, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर इंटरनेशनल कन्वेंशन। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड द एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर इंटरनेशनल कन्वेंशन इन न्यू दिल्ली। The convention is to be held in partnership with Ministry of Tourism. तो कल्चर जो हमारा सेक्शन है उसमें एक कन्वेंशन, एक समिट, एक कॉन्फ्रेंस ध्यान रखना है एबीटीओ की, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर, जो बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। चलिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, मध्य प्रदेश की एक न्यूज वापस हमारे सामने। ओरछा एंड ग्वालियर सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश have been included in the list of UNESCO World Heritage Cities। जो पुरानी सिटीज हैं, पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को क्या करता है, काफी सारी जो पुरानी डायनेस्टीज होती हैं, सिटीज होती हैं जिसमें पुरानी धरोहर होती हैं, उनको वो हेरिटेज सिटी या हेरिटेज प्लेस डिक्लेयर करता है, और यूनेस्को काफी सारे वहां पर फंड्स देता है ताकि आप उसको प्रिजर्व कर सको। तो मध्य प्रदेश में अब ओरछा और ग्वालियर सिटीज को डिक्लेयर कर दिया कि ये भी अब वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आएंगी। क्यों ओरछा सिटी? The city is famous for its palaces and temples and was the capital of Bundela kingdom in 16th century. क्यों ग्वालियर सिटी? The city of Gwalior is known for its temples and palaces. तो अपने महलों के लिए और मंदिरों के लिए दोनों सिटीज फेमस है। इस कॉन्सेप्ट के लिए दोनों सिटीज को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, डॉक्टर इनफैक्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी को एक और अवार्ड मिला। सर मिस्टर नरेंद्र मोदी तो इसमें दिख ही नहीं रहे हैं। हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मिस्टर नरेंद्र मोदी के काफी सारे अवार्ड्स देखे थे, जो उनको लेट्स से बहरीन किंग, इनफैक्ट अब मुझे बोलना चाहिए लेट बहरीन किंग मिस्टर सलमान ने दिया था। उसके बाद उनको बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अवार्ड दिया था, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। फिर उनको एक सेंट एंड्रयूज अवार्ड मिला था जो कि रशिया के हेड ने दिया था, दैट इज मिस्टर पुतिन एटसेट्रा। ये भी मिस्टर मोदी को अवार्ड ही मिला है, लेकिन मिस्टर मोदी इस अवार्ड सेरेमनी में जा नहीं पाए, तो मिस्टर मोदी के ऑन बिहाफ पर ये अवार्ड रिसीव करा। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स conferred the Legion of Merit to Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister has been awarded for his steadfast leadership and vision for India's emergence as global power. तो मिस्टर मोदी के विजन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया।
नाउ अवार्ड किसने रिसीव करा? द अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएस, तरनजीत सिंह संधू। तो जो यूएस में एम्बेसडर हैं, उन्होंने मिस्टर मोदी के ऑन बिहाफ पर यह अवार्ड रिसीव कर लिया, मिस्टर तरनजीत सिंह संधू। The Legion of Merit is a military award of the United States. It is given for exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services and achievements and loyalty. तो क्या ध्यान रखें दोस्तों, हमारा एक टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसमें मिस्टर मोदी के ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, एक और जोड़ लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स में जो मिलिट्री अवार्ड है उसको हम बोलते हैं लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड, ये भी मिस्टर मोदी को मिल गया। चलिए दोस्तों, देन वी हैव अ गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। अवार्ड का नाम है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। किसको मिला? सेल को मिला consecutively. Steel Authority of India Limited has been awarded with Golden Peacock Environment Management Award for the year 2020 in the steel sector. क्यों देते हैं ये? The award was given for its efforts in adopting various environmental measures like upgrading pollution control facilities, treatment and recirculation of wastewater from individual units and outfalls, enhancement in green cover, and efficient solid waste management. SAIL has received this award for 2 consecutive years. तो environment friendly practices को adopt करने के लिए SAIL को 2 साल से ये अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड का नाम ध्यान रखेंगे, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। ओके दोस्तों, देन रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स। एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है कैरोलिना अरेजियो, एंड इनको रामानुजन प्राइज मिला है फॉर मैथमेटिक्स फॉर द ईयर 2020। शी इज अ मैथमेटिशियन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, रियो डे जेनेरियो, इंडिया की नहीं है। The prize is awarded every year to young mathematicians who are less than 45 years of age to conduct outstanding research in developing country. The award is presented in the memory of Srinivasa Ramanujan. तो श्रीनिवासा रामानुजन एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी मैथमेटिशियन थे इंडिया के। उनके ऑनर में हर साल 45 इयर्स से कम के यंग मैथमेटिशियंस को अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और रिसर्च के लिए अवार्ड दिया जाता है, और इस साल का अवार्ड मिला है रियो डे जेनेरियो की मैथमेटिशियन Carolina Araujo. Again, this is a category of awards and honors. Okay, friends, and again, our next award, Booker Prize 2020, won by Douglas Todd. अब ये एक कॉमन टॉपिक है बिटवीन बुक्स एंड ऑथर्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये जो बुकर प्राइज है ये किसको देते हैं? द प्राइज इज अवॉर्डेड टू नॉवेल्स रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन आयरलैंड और यूके। और इस साल का जो बुकर प्राइज है वो दिया है मिस्टर डॉगलस टॉड को फॉर इट्स डेब्यू नॉवल, डेब्यू मतलब पहला नॉवल, शगी बैन। द बुकर प्राइज इज अ लिटरेरी प्राइज अवॉर्डेड एनुअली फॉर द बेस्ट नॉवल। ओके फ्रेंड्स, तो ये बुकर प्राइज किसको मिला है? सबसे पहले उनका नाम ध्यान रखना है, मिस्टर डॉगलस टॉड, और इनके नॉवल का ध्यान रखेंगे हम, शगी बैन। ओके दोस्तों, देन बुक्स एंड ऑथर्स में एक लेजेंडरी बुक आई है। इनफैक्ट जिन्होंने लिखी है वो लेजेंड रह चुके हैं। ही इज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर बैरक ओबामा, और बैरक ओबामा ने एक बुक पब्लिश करी है, इसलिए वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बन गई है। इनकी बुक का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। सो on November 17, 2020, the former president of US, Barack Obama, published a memoir called A Promised Land. It is the first of the 2 volumes that Obama had written during his tenure as a president of US, which is between 2009 and 2017. तो नाम क्या ध्यान रखेंगे हम? बुक का नाम ध्यान रखेंगे, अ प्रॉमिस्ड लैंड। किसने लिखी है? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, मिस्टर बैरक ओबामा। ओके फ्रेंड्स, then Chris Gopalakrishnan appointed the first chairperson of RBI Innovation Hub. ध्यान रखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेयरपर्सन ऑफ आरबीआई, वो तो शक्तिकांत दास जी हैं, गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अलग से यूनिट बनाया है जिसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। उनके जो चेयरपर्सन है वो अभी अभी अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है क्रिस गोपाल कृष्णन। So on November 17, 2020, Chris Gopalakrishnan, the former co-chairman and co-founder of Infosys, was appointed as the first chairperson of Reserve Bank Innovation Hub. He was appointed by RBI, and the Reserve Bank Innovation Hub क्या करता है?
इट एम्स टू प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में नई नई चीजों में वर्क करने का जो यूनिट है उसको हम रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बोलते हैं, और इसके जो चेयरपर्सन है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम है क्रिस गोपाल कृष्णन। सर कौन से टॉपिक में आएगा? ये आएगा दोस्तों कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स के टॉपिक में। ओके दोस्तों, देन बैन लिफ्टेड ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनियन के एक्सपोर्ट्स पर बैन हटा दिया है। अभी तक हमारा अनियन पर एक्सपोर्ट पर बैन चल रहा था क्योंकि इसका प्राइस डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। So the ban was imposed by central government in September and it is to be lifted from January 1st, 2021. तो अब अनियन की फसल बहुत अच्छी हो गई है, संभल गया है पूरा की पूरा अनियन का मार्केट। तो सरकार ने बोला है ठीक है 1 जनवरी से हम इस अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन हटा लेते हैं, अब आप इंडियन अनियंस एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखें, आप अनियन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका बैन हट चुका है, सितंबर में सरकार ने लगाया था। छोटी सी न्यूज। देन व्हाट इज 1% कैश पेमेंट नॉर्म इन जीएसटी? फाइनेंशियल सेक्टर की न्यूज है दोस्तों। जीएसटी हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, और अब जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बोला है कि ऐसे लोग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, जिनकी सेल्स 6 करोड़ से ज्यादा है, तो 6 करोड़ से ज्यादा वाली सेल में जो भी ऑर्गेनाइजेशन कवर होंगी, उन ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी साल का जीएसटी होगा, उन लोगों को टोटल जीएसटी का 1% कैश पेमेंट देना रहेगा। 1% कैश पेमेंट देना रहेगा। सर फिर भी समझ में नहीं आया दोस्तों। क्या होता है कि अगर हम गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं तो नेचुरली हम बैंक से ट्रांसफर करते हैं, चेक से दे देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट से दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार ने बोला है कि अब आपको टोटल जीएसटी का कम से कम 1% हमको कैश पेमेंट देना रहेगा। इसका मतलब अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका टर्नओवर 6 करोड़ से ज्यादा है और अगर 100 रुपए का जीएसटी बन रहा है, तो 100 रुपए में से कम 1 रुपए का आपको कैश सरकार को देना पड़ेगा। The Department of Revenue recently announced that the GST taxpayer should compulsorily pay at least 1% of their tax in cash. This is to come into effect from January 1st, 2021, जो कि लागू हो चुका है। The 1% cash payment norms is applicable to all the 45,000 taxpayers. ये मत समझना कि सिर्फ 45,000 taxpayers ही हैं। Taxpayers करोड़ों में हैं, लेकिन ऐसे लोग जिन पर ये एप्लीकेबल होगा वो लोग कम है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका टर्नओवर 6 करोड़ से ज्यादा है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ये 45,000 टैक्स पेयर्स आ रहे हैं। और ऐसा क्यों? ताकि टैक्स इवेजन को रोक सके। ये लोग क्या करते हैं, ये फेक इनवॉइसिंग करते हैं, फेक बिल बना लेते हैं और फेक बिल के बेसिस पर जीएसटी को अवॉइड करते हैं। तो कैश पेमेंट से ये एकदम फेक इनवॉइसिंग को थोड़ा सा रोक पाएंगे, टैक्स इवेजन को रोक पाएंगे। तो वापस मैं समरी इसकी बता देता हूं। ऐसे लोग जिनका टर्नओवर 6 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जिनका टर्नओवर 6 करोड़ से ज्यादा है, वो जो गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी देते हैं साल में, उसका 1% अब उनको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। 1% के अलावा बाकी आप ऑनलाइन पेमेंट या बैंक के चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हो। रिसेंट न्यूज। देन फ्रेंड्स, यू आर ऑल अवेयर कि अब कोविड-19 जो चल रहा था उसका एक न्यू स्ट्रेन आ गया है, और ये जो स्ट्रेन है इट इज मोर डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। जितने भी यूके और यूएस से न्यूज आ रही है कि ये जो स्ट्रेन है अब जो बच्चों पर ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, बड़ों पर तो कोविड-19 का इफेक्ट था ही, ये जो नया स्ट्रेन आया है कोविड-19 का अजीबोगरीब है और ये बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। So the health officials in the United Kingdom recently discovered a new virus strain of COVID-19. Strain मतलब उसी का रूप। This new strain of coronavirus is likely to spread faster as compared to the other strains. सर क्यों आप घबराने वाली न्यूज दे रहे हो? मैं दोस्तों न्यूज दे रहा हूं, कोविड-19 का न्यू स्ट्रेन अब आ गया है। इंडिया में भी उसके 30 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। अब देखते हैं इंडिया वाले इसको कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। चलिए, RBI positive pay system has been launched. So recently, Reserve Bank of India is to introduce positive pay system from January 1st, 2021 for check transaction above rupees 50,000. क्यों कर रहे हैं सर ये? To enhance safety and eliminate frauds. सर थोड़ी सी इसकी हिंट दे दीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये रहेगा कि अगर आपने किसी को 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक दिया और उसने, सामने वाले ने चेक को आपके बैंक में प्रेजेंट करा, तो आपको बैंक वाले फोन करेंगे कि वाकई में आपने चेक दिया है। ये जो क्रॉस चेकिंग है इससे फ्रॉड रुक जाएंगे।
ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका चेक चोरी हो गया है, किसी ने आपके फेक या फोर्ज सिग्नेचर करके आप चेक काट दिया है अपने नाम से। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए अब बैंक वाले आपसे क्रॉस चेक करेंगे कि आपने वाकई में चेक दिया है इस पार्टी को। आप बोलोगे हाँ, तो जाके चेक पास करेंगे। इसी को बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉजिटिव पे सिस्टम। सो दिस इज वेरी गुड फॉर सिटीजन्स। इंडियन सिटीजन्स ने, इंडियन पब्लिक ने इसको काफी वेलकम करा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ आपको मालूम है कि अभी भी हड़ताल चल रही है किसानों की, और किसान आंदोलन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, और काफ़ी सारी मांगे अभी गवर्नमेंट मान नहीं रही है उनकी। और किसान भी डटे हुए हैं। बिल्कुल दिल्ली कैपिटल में बहुत सारे किसान वहाँ पर आए हैं, काफ़ी सारे किसानों की डेथ भी हो चुकी है। तो अभी भी बात चल रही है, हम इसका कंक्लूजन अभी ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ई बुकलेट लॉन्च करी है, और ई बुकलेट का नाम है पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। So this booklet highlights the success stories of farmers who have benefited from the contract farming after the legislation of 3 farm laws. क्या हुआ था दोस्तों कि ये 3 farm laws बने थे फार्मिंग के केस में, कृषि के केस में 3 एक्ट्स बने, और इन 3 एक्ट्स को लेकर जोरों शोरों पर चर्चा चल रही है। कि एक एक्ट तो ये कहता है कि फार्मर्स के प्रोड्यूस पूरे की पूरे बड़ी कंपनीज खरीद सकती हैं और फिर वो मार्केट में बेच सकती है, इससे किसानों को पैसा मिलेगा। लेकिन बात समझो, किसान ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स खरीद कर और कोई कंपनी बेचती है तो वो कंपनी तो एज अ ब्रोकर हो जाएगी, हमारा जो नाम है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, पंजाब के किसान क्या होता है कि फसल के बाद में जो वेस्ट होता है वो जला लेते हैं, जिससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। वो पॉल्यूशन पूरा की पूरा फ्लोट होकर दिल्ली की तरफ आता है, और दिल्ली का पॉल्यूशन और बढ़ जाता है। अब फिर गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए बोला कि अगर अब आपने आग जलाई तो जो लोग आग जलाएंगे उनको हम जेल में डाल देंगे और उन पर फाइन भी लगेगा। तो सारे किसान ये बोल रहे हैं कि हम आग नहीं जलाएंगे और आपको ये लॉ वापस लेना पड़ेगा। तो ऐसी जो वांट से किसान मान रहे हैं, अब गवर्नमेंट भी दिक्कत में आ गई कि इन मांगों को माने या नहीं माने। तो अभी भी दोस्तों डिस्कशन चल रहा है। इसी बीच में ई बुकलेट लॉन्च हुई। So the farmers have been protesting against the recently enacted farm laws in Delhi. The farm laws were Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Act 2020, Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, and third Essential Commodities Amendment Act 2020। किसान बोल रहे हैं ये तीनों एक्ट्स को आप वापस ले लो, हमको इन एक्ट्स की जरूरत नहीं है। So according to Government of India, the laws were enacted to remove the middlemen and allow farmers to sell their produce anywhere in the country. Government of India बोल रही है कि ये तीनों laws बहुत पॉजिटिव है फार्मर्स के लिए, लेकिन फार्मर्स मना कर रहे हैं, बोले नहीं ये हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए ये पॉजिटिव है। On the other hand, the farmers believe that the laws will eliminate the minimum support price system and will do away with mandis, leaving them at the mercy of big corporates. अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था किसानों को, अब किसान लोग बोल रहे हैं कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा और हम बिल्कुल बड़े कोऑपरेट्स के अंडर आ जाएंगे। तो पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट ये ई बुकलेट का नाम है, लेकिन अभी भी हड़ताल चल रही है। ई बुकलेट का ज्यादा काम होगा नहीं, क्योंकि किसान क्यों पढ़ेंगे पूरी की पूरी ई बुकलेट। उनको तो बस चाहिए कि तीनों लॉज वापस हो जाएं और वो अपने अपने घर आंदोलन खत्म करके वापस चले जाएं। ओके फ्रेंड्स, देन केवी कामत कमिटी रिसेंटली थोड़ी सी न्यूज में है। ये केवी कामत कमिटी क्या है? So the Reserve Bank of India had constituted a 5-member expert committee under Mr. K.V. Kamath. So he was the former CEO of ICICI Bank. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के। अब क्यों करी है ये कमिटी, क्यों फॉर्म करी है? द एपेक्स बैंक, एपेक्स मतलब टॉप, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, recently notified that it is to cover 26 stressed sectors under the TLTRO, मतलब Targeted Long-Term Repo Operation Scheme. These 26 stretched sectors were identified by the KV Kamath Committee. इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रही है कि इंडिया में ऐसे सेक्टर्स जो बुरी तरह से प्रभावित हैं, लगभग 26 स्ट्रेच सेक्टर्स को हमको लेट्स से मदद करनी है। उनके लिए हम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। अब ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, इनको लोकेट कौन करेगा? मिस्टर केवी कामत, और इसी के लिए कमिटी बनाई है मिस्टर केवी कामत के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एचडीएफसी बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी के डिजिटल लॉन्चेस पर बैंक लगाया था। हाँ दोस्तों,
एचडीएफसी बैंक ने अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको पूरा अपडेट करा था, अपनी एप्लीकेशंस को भी अपडेट करा था डिजिटल 2.0 प्रोग्राम के तहत। लेकिन उससे क्या हुआ, काफ़ी सारी गड़बड़ी हो गई। उस एप्लीकेशन में कुछ ऐसा लेक्यूना रह गया जिससे कि काफ़ी सारे लोग अपना ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाए, क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाए, जिसपे उनको पेनल्टी लगती जा रही थी। तो ऐसी मैसिव कंप्लेंट्स गई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक को डायरेक्ट करा कि आप ये डिजिटल 2.0 लॉन्च प्रोग्राम को खत्म करो। तो आरबीआई of the Reserve Bank of India recently asked the HDFC Bank to temporarily stop all its launches अंडर डिजिटल 2.0 प्रोग्राम। तो सर क्या फिर आरबीआई का लॉन्च शुरू नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू आरबीआई's ऑर्डर, द एचडीएफसी बैंक शुड फिक्स इट्स अकाउंटेबिलिटी, द कर्व्स विल बी लिफ्टेड आफ्टर द आरबीआई सेटिस्फाइड ओवर द कंप्लायंस ऑफ द बैंक। मतलब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटिस्फाई हो जाए कि एचडीएफसी ने सारी की सारी सही चीज कर ली है और अपने अकाउंटेबिलिटी ले ली है कि नहीं ये हमारी गलती थी, ये कस्टमर्स की गलती नहीं है कि वो ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाए, तब हम ये बैन हटा देंगे। राइट फ्रेंड्स, छोटी सी न्यूज आ सकती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कौन से बैंक पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई थी, तो दैट वाज एचडीएफसी। ओके फ्रेंड्स, देन ये 100 ऑक्टेन पेट्रोल क्या है दोस्तों? रिसेंटली इंडियन ऑयल ने इनिशिएटिव लिया है कि अब इंडियन ऑयल में काफी सारे आउटलेट्स पर 100 ऑक्टेन पेट्रोल भी आपको मिलेगा। ये जो पेट्रोल है कहां पर यूज होता है दोस्तों? ये नॉर्मली जो पेट्रोल है ये रेस व्हीकल्स में यूज होता है। सो इट वाज अवेलेबल ओनली इन 6 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, नेमली जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजराइल, और अब इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा। कहां पर अवेलेबल होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आउटलेट्स पर अवेलेबल होगा 100 ऑक्टेन पेट्रोल। अभी तक आप पेट्रोल पंप में देखेंगे तो ऐसा पेट्रोल अवेलेबल नहीं होता था। इससे जो स्पीड है, जो एफिशिएंसी है गाड़ी की, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और नॉर्मल व्हीकल्स नहीं, रेस व्हीकल्स में नॉर्मली ये यूज़ होता है 100 ऑक्टेन पेट्रोल। क्या याद रखें सर? इंडिया में 100 ऑक्टेन पेट्रोल अब अवेलेबल होगा कहाँ पर? इंडियन ऑयल के आउटलेट्स में अवेलेबल होगा। Next, friends, 4 Indian cities selected by World Economic Forum to pioneer roadmap for smart cities. सर हेडिंग बहुत बड़ी है, इसका मतलब क्या है? पूरे वर्ल्ड के आर्किटेक्चर को डिजाइन करने में काफी ज्यादा सिटीज सेलेक्ट करी है पूरे वर्ल्ड में से। किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया से भी उन्होंने वर्ल्ड आर्किटेक्चर के लिए 4 सिटीज को सिलेक्ट करा है। सर वर्ल्ड आर्किटेक्चर के लिए इंडिया की सिटीज? क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। सो सम सिटीज हैव बीन ब्यूटीफुली डिजाइंड इन इंडिया, और उसको एक बेस बनाए हैं कि हम पूरे वर्ल्ड के आर्किटेक्चर को ऐसा बनाना चाहते हैं, और उसमें जो कुछ मॉडल स्मार्ट सिटीज हैं वो इंडिया की भी ली गई है। सो द 4 इंडियन सिटीज सिलेक्टेड आर बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर एंड हैदराबाद। सो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लगभग 36 सिटीज को सिलेक्ट करा था from 22 countries, and these smart cities are being developed under G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस। तो इसमें बहुत अच्छी बात हमारे लिए है कि 4 इंडिया की भी सिटीज को सिलेक्ट करा है। कुछ अदर सिटीज जिनको सिलेक्ट करा है, दोज आर लाइक टोरंटो, लंदन, मॉस्को, ब्राजीलिया, दुबई, मेलबर्न। ओ वाओ सर, मतलब इसकी लाइन में आ गए हैं। बिल्कुल। सो याद क्या रखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्मार्ट सिटीज आर्किटेक्चर के लिए 4 इंडिया की सिटीज को भी सिलेक्ट करा है। वो है दोस्तों बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर एंड हैदराबाद। ये न्यूज अपने को ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, छोटी सी न्यूज, एक दिन है दिसंबर 11, वो हमको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल माउंटेन डे। जैसे आपने हिंदी दिवस या इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे आपने ध्यान रखा है, वैसे आपको एक डेट याद रखना है कि हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। सो एवरी ईयर International Mountain Day is celebrated on December 11 by United Nations and several other international organizations. It is important to conserve mountains as they are home to 15% of world population. तो mountains के preservance के लिए ये celebrate करा जाता है दिन, ताकि सबको याद रहे दिसंबर 11। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ये ई संजीवनी टेलीमेडिसिन क्या होती है? पेंडेमिक में दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। इनफैक्ट हम भी आपको ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स क्यों पीछे रहे? वैसे ही दोस्तों ये टेलीमेडिसिन वाला कॉन्सेप्ट आया है। अब ये चीज़ गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली अनाउंस्ड
that the e-Sanjeevani telemedicine has crossed 1 million teleconsultations. इसका मतलब डॉक्टर्स ने ऑनलाइन घर बैठे बैठे लगभग 1 मिलियन कंसल्टेंसीज दे दी है पेशेंट्स को. The e-Sanjeevani is the first of its kind in delivering health services online. The doctor-to-doctor telemedicine system under the e-Sanjeevani was implemented by Ayushman Bharat Health and Wellness Center, जिसको बोला जाता है ABHWC स्कीम. सर ये कौन से टॉपिक के अंदर आएगा? ये दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स के टॉपिक के अंदर आएगा. ध्यान रखें, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन ऑनलाइन टेली कंसल्टेंसी को हम बोलते हैं ई संजीवनी टेलीमेडिसिन. किसने लॉन्च करा? ABHWC, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. ओके, अब फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन. अरे सर ये तो वैसे कुछ लग रहा है, आपने हमको सिखाया था फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन. बिल्कुल दोस्तों, द फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन वाज रिसेंटली अपलोडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अपलोडेड दोस्तों, लॉन्च नहीं करा है. अपलोडेड मतलब इस एफर्ट के लिए इंडिया को WHO ने एप्रिशिएट करा है. अब द कैंपेन हैज बीन अपलोडेड फॉर इट्स इनिशिएटिव्स टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी. The campaign was launched as a part of Fit India movement. किसने लॉन्च करा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिस्टर किरण रिजिजू. The campaign urges Indian citizens to follow 30 minutes of fitness every day. उन्होंने बोला है आप सब घर पे बैठ के काम कर रहे हो, ज्यादातर ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो कम से कम आधा घंटा अपनी फिटनेस पर ध्यान दो. ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है. इसको अप्रिशिएट करा WHO ने भी. तो नाम क्या है इसका कैंपेन का? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट, मिशन कोविड सुरक्षा was launched. The government of India recently launched मिशन कोविड सुरक्षा टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इन द कंट्री. तो वैक्सीन को अच्छे से इंप्लीमेंट और लॉन्च करने के लिए उन्होंने ये मिशन लॉन्च करा. इट विल एंश्योर दैट द वैक्सीन्स बीइंग डेवलप्ड आर ब्रॉट क्लोजर टू द मार्केट. And the mission was introduced by Finance Minister Nirmala Sitharaman on November 12, 2020. और अभी हम आगे जाके इसकी न्यूज भी पढ़ेंगे कि 2 वैक्सीन अब ऑलरेडी मार्केट में आ गई है, जिस जो लगभग काफी सारे स्टेट्स में लगना चालू हो गई. उन वैक्सीन के नाम क्या है? जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, उसको भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे. चलिए, डिजीबॉक्स की न्यूज देखते हैं. ये डिजीबॉक्स एक्चुअली क्या होता है? सो डिजीबॉक्स इज अ स्टोरेज प्लेटफॉर्म. It is a file sharing and cloud storage platform, and it was announced by Niti Aayog CEO Amitabh Kant. The announcement was made a few weeks after Google announced that it will not offer unlimited free photo uploads after 1st June 2021. क्या हुआ दोस्तों? ये जितनी भी अब वेबसाइट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, गूगल हो गया एटसेट्रा, ये लोग अब चार्ज करने लग गए हैं. गूगल ने बोला कि अब हम फ्री फोटो अपलोड्स आपको लेट्स से एंटरटेन नहीं करेंगे. अगर आपको फोटो अपलोड करना है गूगल पर तो इसका आपका चार्ज लेना पड़ेगा, और गूगल ड्राइव में अपलोड करना है तो गूगल ड्राइव की एक लिमिटेड स्पेस रहेगी, उसके बाद आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे. अब इसको देखकर गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है डीजी बॉक्स. और ये डीजी बॉक्स क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ 20 GB ऑफ फ्री क्लाउड स्टोरेज. इसका मतलब आप 20 GB तक का डेटा फ्री अपलोड कर सकते हो, एंड 100 GB फ्री स्पेस पर मंथ. It charges only 30 rupees per month for such large storages. इसका मतलब Google is quite expensive. Digibox जो लॉन्च हुआ है दोस्तों, वो मेक इन इंडिया कैंपेन में लॉन्च हुआ है, और सिर्फ 30 रुपए में आपको इतना सारा डेटा अपलोड करने की फैसिलिटी मिल रही है. So it is a software as well as service product that is in line with the national security and data localization priorities. Currently, Digibox is available only to Android users. मतलब अगर आपके पास Apple का फोन है, आईफोन है, तो फिर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. इट इज करंटली एप्लीकेबल ओनली टू एंड्रॉइड यूजर्स. तो क्या ध्यान रखें सर, डिजीबॉक्स एक प्लेटफॉर्म है. डिजीबॉक्स के थ्रू हम अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं क्लाउड में. क्लाउड मतलब ऐसा नहीं कि बादल में अपलोड करना है. जैसे आप गूगल में जो चीज अपलोड करते हो, स्टोर करते हो, वो एक तरह से बोला जाता है कि गूगल के क्लाउड में अपलोड होता है. वैसे ही डिजीबॉक्स से क्लाउड में अपलोड हो जाएगा. आप उसको कहीं से भी अपने लॉगिन पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हो. और अगर लार्ज स्टोरेज आपको करना है, जैसे 100 GB के आसपास या 100 GB से ज्यादा, तो फिर ये 30 रुपीज पर मंथ लेंगे, विच इज वेरी वेरी नॉमिनल. सो दिस इज अ इनिशिएटिव बाय नीति आयोग, और ये अनाउंसमेंट करा है नीति आयोग के CEO मिस्टर अमिताभ कांत ने. चलिए दोस्तों, देन अब ये प्रोजेक्ट लून क्या है, इसकी न्यूज हम लोग देखते हैं. प्रोजेक्ट लून.
So Project Loon, a subsidiary of Google, recently announced that its balloons have successfully stayed in the stratosphere for almost a year. And these balloons are helium filled and cover a distance of 2.1 lakh kilometers. Loon aims to provide internet connectivity to the remote part of the world. क्या होता है दोस्तों, जैसे हम शहर में बैठे हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रूरल एरियाज में जाएंगे तो इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर रहेगी, लेकिन अगर हम रिमोट एरियाज में जाएंगे बहुत दूर दूर, तो वहां पर फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल होती है। जैसे आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल के आसपास जाएं तो वहां पर रिमोट एरियाज हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है। तो जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है, तो गूगल ने इसका एक तरीका निकाला है। उन्होंने क्या करा है, हीलियम फिल्ड बलून पर अपने डिवाइसेस लगाए हैं, और वो जो हीलियम फिल्ड बलून है वो ऐसे रिमोट एरियाज में जाता है और उस डिवाइस के थ्रू वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो इनोवेशंस आर कमिंग अप, और इस प्रोजेक्ट का नाम है गूगल का प्रोजेक्ट लून, राइट। चलिए, देन गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर सहकार प्रज्ञा प्रोग्राम एक स्कीम लॉन्च करी है, उसको हम लोग को देखना है। So the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare recently launched the Sahakar Pragya. This initiative will train the primary cooperative societies in the country. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रेन करना, और इसके लिए इट होल्ड्स 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, and it will enhance the training capacity of NCDC through a network of 18 regional training centers. तो क्या सर इसमें हम क्या ध्यान रखें, इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रोग्राम का नाम क्या है, सहकार प्रज्ञा। किसने लॉन्च करा है सर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। क्या करेगा सर, जो इस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनको ट्रेन करेगा, ताकि वो मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे को फाइनेंस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, IATA, शंघाई becomes the most connected city in the world। अरे सर ये IATA क्या है, फुल फॉर्म IATA का इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अभी एक न्यूज शेयर करी है कि पहले मोस्ट कनेक्टेड सिटी वाज लंदन, लेकिन अब जो मोस्ट कनेक्टेड सिटी बन चुकी है दैट इज शंघाई। वहां पर मैक्सिमम फ्लाइट्स लैंड होती है और वहां से मैक्सिमम फ्लाइट्स टेक ऑफ होती है। So they recently announced that Shanghai is the world's most connected city in the world. Along with Shanghai, three other cities such as Beijing, Chengdu, and Guangzhou have emerged as the most connected cities in the world. Earlier, पहले कौन सी थी? London was the most connected city in the world. तो क्या ध्यान रखें सर, IATA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। क्या बोला है इसने कि पहले लंदन वाज द मोस्ट कनेक्टेड सिटी, लेकिन अब कौन सी मोस्ट कनेक्टेड सिटी हो गई है दोस्तों, Shanghai, connected in the terms of air transport, air transport. ओके फ्रेंड्स, फिर एक डेट हमको ध्यान रखना है, दैट इज नवंबर 26, जनवरी 26 नहीं, जनवरी 26 इज रिपब्लिक डे, नवंबर 26 ध्यान रखना है, एंड दैट इज सेलिब्रेटेड एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन डे। So every year, Constitution Day is celebrated on November 26. It is also known as संविधान दिवस और नेशनल लॉ डे। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी हम संविधान बोलते हैं, इसलिए इसका नाम और हो गया संविधान दिवस। सो तीन नाम, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस और नेशनल लॉ डे। So the day is celebrated to mark the adoption of Constitution. The Constitution of India was adopted on November 26 and it came into effect on January 26। मतलब इसको अडॉप्ट कर लिया था हमने 26 नवंबर को, और इम्प्लीमेंट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, इसलिए हम जनवरी 26 को रिपब्लिक डे मनाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखें, कॉन्स्टिट्यूशन डे का नाम हम क्या डेट ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर। रिपब्लिक डे को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इफेक्ट में आ गया था, उस दिन हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। चलिए फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बोर्ड्स एयर इंडिया 1 फॉर इट्स इनॉग्रल फ्लाइट। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि एयरफोर्स 1 इंडिया अमेरिका की सबसे बड़ी फ्लाइट होती है, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं। वैसे ही अब इंडिया के पास भी बहुत बड़ी फ्लाइट आ चुकी है जिसका नाम है एयर इंडिया 1, जिसमें सारे के सारे कंट्रोल्स और बहुत बड़ी फ्लाइट आ चुकी है। इस फ्लाइट पर, पहली फ्लाइट पर बोर्ड करा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, मिस्टर रामनाथ कोविंद ने, इनॉग्रल फ्लाइट। So on November 24, 2020, President Ramnath Kovind boarded the Air India 1 B777 aircraft. The president boarded the aircraft to visit Tirupati in Andhra Pradesh and offer prayers at Venkateshwara Swami temple.
द एयरक्राफ्ट इज कैरिंग इट्स फर्स्ट वीवीआईपी ऑफिशियल। तो इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ही जाएंगे, और सबसे पहले गए हमारे प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद जी। तो नाम ध्यान रखेंगे, एयर इंडिया वन अब इंडिया के पास में आ गया है, और इसमें जो फर्स्ट फ्लाइट में रामनाथ कोविंद ने ट्रैवल करा। ओके फ्रेंड्स, समिट रिसेंटली हुई, ऑनलाइन समिट किस किस के बीच में? इंडिया एंड लग्जमबर्ग। So on November 19, India and Luxembourg held the first standalone summit in 2 decades. 20 साल में पहली उनकी आमने सामने समिट हुई है। अभी तक ग्रुप में मिलते थे, आमने सामने समिट पहली हुई है 20 साल में। The countries appreciated the launch of 4 Luxembourg satellites by Indian Space Research Organization, that is ISRO, in 2019. इसरो ने लग्जमबर्ग की सैटेलाइट्स लॉन्च करने में मदद करी थी, इसको लग्जमबर्ग ने अप्रिशिएट करा। India also welcomed Luxembourg's decision of joining International Solar Alliance. Luxembourg has agreed to extend its full support to India during its term in United Nations Security Council. So Luxembourg is now very positive about India and towards India. अब लग्जमबर्ग अपना पूरा सपोर्ट देगा इंडिया के स्पेस रिसर्च में, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज हो गई। सो समिट का नाम ध्यान रखेंगे, इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट। ओके फ्रेंड्स, ईयू दैट इज यूरोपियन यूनियन चाइना न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। क्या होता था दोस्तों कि जो चाइना है, चाइना ने काफ़ी सारे बैन्स लगा के रखे थे बाहर के गुड्स आने पर, और चाइना से काफ़ी सारे गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन वो अपने यहाँ पर बैन्स लगा देता था इंपोर्ट पर और गुड्स को यूज़ करने पर। अब इसको यूरोपियन यूनियन ने मना करा, यूरोपियन यूनियन इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, और अब चाइना ने यूरोपियन यूनियन की बात मान ली है और न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी है। So the European Union and China recently signed a new investment treaty after 7 years of negotiation. ये जो negotiation चल रहे हैं पिछले 7 साल से चल रहे हैं। The EU-China Comprehensive Agreement in Investment is the most ambitious agreement. The treaty will ensure that EU investors achieve better access to fast-growing consumer market. इसका मतलब अब यूरोपियन यूनियन जिसमें 19 मेंबर्स हैं, वो चाइना के मार्केट को भी एक्सेस कर पाते हैं। ईयू मेंबर्स बोल रहे थे कि चाइना हमारे मार्केट को एक्सेस करता है, लेकिन अपने मार्केट को कंप्लीटली एक्सेस नहीं करने देता है, अब कर पाएंगे इस ट्रीटी के थ्रू। चाइना अग्रीड to remove and phase out joint venture requirements. It will liberalize the financial services under the new investment treaty. It has agreed to open its R&D biological resource. So far, China has not opened its R&D markets to any of the foreign investors. तो चाइना ने काफी सारे बैन लगाए थे जो धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। The investment ban on cloud services is to be lifted. Cloud services मतलब, इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि चाइना में गूगल भी नहीं चलता था, तो इंडिया ने काफी सारी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को बैन करके रखा था अपनी कंट्री में। इट वाज अ वेरी क्लोज इकोनॉमी इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द एंगल ऑफ इंटरनेट। तो अब चाइना ये पूरा बैन हटाएगा और इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी अब चाइना में बिजनेस कर पाएंगी। China will bind market access for computer services. China is to allow investment in cargo handling and in full range multimodal door-to-door transport, including domestic leg of international maritime transport. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के काफी सारे पॉइंट्स हैं। सर हम समरी में क्या ध्यान रखें? समरी में दोस्तों हमको ये ध्यान रखना है कि चाइना ने यूरोपियन यूनियन पर काफी सारे बैन्स लगाए थे कि चाइना में वो बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकती है, लेकिन वही एक्टिविटीज चाइना यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स में कर रहा था। तो अब दोनों में ट्रीटी साइन हुई है कि चाइना भी अब अपने मार्केट को एक्सेस करने देगा यूरोपियन यूनियन को सारे सेक्टर्स में। दैट्स द न्यूज व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके फ्रेंड्स, इंडिया में नाउ 100% एफडीआई इन डीटीएच। सर डीटीएच क्या होता है? डीटीएच इज डायरेक्ट टू होम सर्विस। जैसे आप देखते हो टाटा स्काई, एयरटेल, जियो, है ना, ये सब डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हैं। सैटेलाइट सर्विस, डायरेक्ट टू होम सर्विस। अब इस सेक्टर में अभी तक डोमेस्टिक लीडर्स आप देख रहे थे, अब इस सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने क्या करा है, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ कर दिया है। इसका मतलब अब अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी और फॉरेन कंपनी एक कंपनी ओपन करेगी और उस कंपनी में अब उसको किसी इंडियन को या गवर्नमेंट को जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो डीटीएच सेक्टर में ओपनली लेट्स से सर्विसेज दे पाएंगी। जैसे दोस्तों अमेजॉन प्राइस ओटीटी में है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स एटसेट्रा, लेकिन अब वो डीटीएच सेक्टर में भी ओपनली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगी। तो टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन, इन सब का टेंशन बढ़ गया है क्योंकि फॉरेन कॉम्पिटिटर्स भी अब इनको फेस करने पड़ेंगे। So the Union Cabinet recently approved revised guidelines for direct to home
broadcasting services, the guidelines allow 100%. So FDI and DTH, also it has increased the license period to 20 years. Earlier it was only 10 years. तो लाइसेंस के तहत ये लोग चलते हैं, पहले 10 साल का पीरियड था, उसको भी 20 साल कर दिया है। तो इंडियन डोमेस्टिक डीटीएच ऑपरेटर्स को थोड़ा सा टेंशन हो गया है, क्योंकि अब इनके लिए कंपटीशन बढ़ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आए हैं, राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर recently drafted electricity rights of consumer rules 2020. राइट्स ऑफ कंज्यूमर मतलब ये कंज्यूमर्स के फेवर में रूल ड्राफ्ट करे हैं। These rules are being drafted for the first time in Indian history. इस रूल में क्या क्या आएगा? सबसे पहले ये एश्योर करेंगे कि कंज्यूमर्स को सर्विस अच्छे से मिले, दैट इज लायबिलिटी ऑफ सर्विस। इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विसेज कंज्यूमर्स को नहीं मिलती थी, काफी जगह पावर कट हो जाता था, अब वैसा नहीं होगा। सेकेंड, टाइमली एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर कनेक्शन। कनेक्शन लेने में पहले बहुत ज्यादा करप्शन होता था और बहुत ज्यादा दिन लग जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। एंड थर्ड, बिल पेमेंट सर्विसेज को और सिंप्लीफाई करा जाएगा। तो ये ड्राफ्ट बिल पास हुआ है पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें कंज्यूमर का ख्याल रखा गया है। नाम ध्यान रखेंगे रूल का, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020। देन फ्रेंड्स, लक्षद्वीप है जो हमारा यूटी, दैट इज डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक, मतलब विथ नो फर्टिलाइजर्स, नो पेस्टिसाइड्स, 100% ऑर्गेनिक इसको डिक्लेयर करा गया है। The Union Territory Lakshadweep has been declared as Organic Agricultural Area by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The Union Territory is the second after Sikkim to achieve the status of 100% organic region. तो सबसे पहले सिक्किम को डिक्लेयर करा था कि वो 100% ऑर्गेनिक है, अब लक्षद्वीप को भी डिक्लेयर कर दिया कि वो 100% ऑर्गेनिक है। ना यूनाइटेड किंगडम की न्यूज आपने ऑलरेडी सुन के रखी होगी, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। इट इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन का जो सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन है वो यूके ने दिया है। यूके में अब ये सारी की सारी वैक्सीन यूज हो रही है, यूके सिटीजन्स पर लग रही है। सो इट्स द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपने सिटीजन्स पर वैक्सीन अलाउ करा है लगना। So it became the first country to roll out the COVID-19 vaccine in the world. The British government recently rolled out the COVID-19 vaccine developed by, नाम ध्यान रखेंगे कंपनीज का, Pfizer and BioNTech. Pfizer और BioNTech की वैक्सीन है, यूके सिटीजन्स को फेज वाइज लगती जा रही है। नेक्स्ट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट 48th नेशनल कन्वेंशन हुआ है सीएस के लिए। कहां पर? इंदौर में। ये हम ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे कोर्स में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हैं, काफी सारी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस पड़ी, तो रिसेंटली 48th कन्वेंशन हुई कंपनी सेक्रेटरीज की इंदौर में, इसको हमको ध्यान रखना है। राइट, क्या टॉपिक था इसका दोस्तों? गवर्नेंस फ्रॉम ग्रास रूट्स टू ग्लोबल। गवर्नेंस फ्रॉम ग्रास रूट्स टू ग्लोबल। ठीक है दोस्तों, अब ये डेट कब हुई थी ये नहीं ध्यान रखना है, कहां हुई थी ये भी नहीं ध्यान रखना है, बस सिटी का नाम ध्यान रख लें। इंदौर में हुई थी 48th नेशनल कन्वेंशन फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। ओके दोस्तों, देन कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन एंड कोविन 20, ये हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हम ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क करके इसको ध्यान रखेंगे। The government of India recently announced that people can self-register for COVID-19 vaccine through the new mobile application CoWIN। तो CoWIN एक एप्लीकेशन आया है, अगर आपको वैक्सीनेशन चाहिए तो आप खुद इसमें रजिस्टर कर सकते हो CoWIN में। सो कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, दैट इज CoWIN, इसका फुल फॉर्म है। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन डिलीवरी प्रोग्राम डेवलप्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। हमको भी मालूम है कि बस अगले महीने से इंडिया में वैक्सीन लगने लग जाएगी, तो सर हमको रजिस्टर कौन सी एप्लीकेशन पे करना है? गवर्नमेंट ने ये एप्लीकेशन डेवलप करी है। दूसरा, कोविन 20, देखो ये तो हो गया कोविन की न्यूज, अब हमको पढ़ना है कोविन 20 की न्यूज। कोविन 20 is also a mobile application being developed to record vaccine data, to form database for healthcare workers and for registration for COVID-19 vaccine। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों एप्लीकेशंस डेवलप करी है गवर्नमेंट ने फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोविड वैक्सीन्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए, इंडिया अप्रूव्ड 2 कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। मतलब जो अब इंडियन सिटीजन्स को वैक्सीन लगने वाली है उनके नाम हमको ध्यान रखने हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। जब हम वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो यही वैक्सीन हमको लगेंगी।
So the Drug Controller General of India recently announced that it has authorized two COVID-19 vaccines for restricted emergency use in India. First, Covaxin, the COVID-19 vaccine developed by Bharat Biotech and ICMR. It was the first indigenous COVID-19 vaccine to be developed in the country. Covishield क्या है? Covishield vaccine was developed by Oxford University and AstraZeneca, the pharmaceutical company. राइट दोस्तों, तो दो वैक्सीन को अप्रूवल इंडिया में मिल गया है जो इंडियन सिटीजन पर लगेंगे। दोनों के नाम ध्यान रख लें, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। राइट फ्रेंड्स, फरवरी से इसका इंप्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा, इंडियन सिटीजन को लगने लग जाएगी। और हाँ, काफी सारे स्टेट्स में अभी वैक्सीन लगना चालू भी हो गई है, लाइक पंजाब, केरला, तमिलनाडु एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, रीसेंट न्यूज, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज फाइंड। क्या हुआ था? मिस्टर मुकेश अंबानी ने कुछ शेयर्स में मैनिपुलेशन करा था, खरीद परचेज और सेल में कुछ मैनिपुलेशन करा था, जो सेबी ने पकड़ लिया और सेबी ने 40 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। 25 करोड़ का फाइन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर और 15 करोड़ का फाइन मिस्टर मुकेश अंबानी पर लगाया है। ये सेबी का रिसेंट डिसीजन है। The SEBI recently fined the Reliance Industries Limited and its managing director, Mr. Mukesh Ambani. The fine was imposed for carrying out manipulative trade in Reliance Petroleum Limited. तो सेबी ने फाइन लगाया है 40 करोड़ का, 25 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज पर और 15 करोड़ मिस्टर मुकेश अंबानी पर, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ न्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड। डेनियल मेदवेदेव विंस एटीपी फाइनल्स। टूर्नामेंट हुआ था एटीपी फाइनल्स और नवंबर में, और इसके जो विनर हैं वो है रशियन प्लेयर मिस्टर डेनियल मेदवेदेव। राइट, दो चैंपियंस के बीच में कंपटीशन हुई थी, मिस्टर डेनियल मेदवेदेव एंड डोमिनिक थिएम, और मिस्टर मेदवेदेव ये कंपटीशन जीत गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनका नाम ध्यान रख लेंगे, मिस्टर डेनियल मेदवेदेव एटीपी चैंपियनशिप। टेनिस में ये चैंपियनशिप होती है एटीपी। देन फ्रेंड्स, जैसे कि हमको मालूम है, यूएस इलेक्शंस में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो मिस्टर मोदी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो हार गए हैं। और अब कौन आ गए हैं? मिस्टर जो बिडेन। ये भी इंडिया से बहुत अच्छे टर्म्स रखते हैं और मिस्टर मोदी के फ्रेंड ही हैं, डोंट हैव टू वरी। बट यस, नाम ध्यान रखेंगे, यूएस इलेक्शंस में मिस्टर जो बिडेन अब आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट करके। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, मिस्टर जो बिडेन हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडिया यूएस relationships. Okay friends, then India attended BRICS Health Ministers Conference. तो हमारे कोर्स में दोस्तों ब्रिक्स है, और ब्रिक्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। हमारे कोर्स में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, दोनों की कॉमन न्यूज। ब्रिक्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई। इंडिया अटेंडेड द 10th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वर्चुअली। किसने अटेंड करी? इंडिया को किसने रिप्रेजेंट करा? हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। While addressing the meeting, the minister highlighted the response strategy of India for COVID-19. India COVID-19 से कैसे फाइट करेगा उसके बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी। He also highlighted the technological innovations by India to fight the pandemic, like आरोग्य सेतु ऐप, इतिहास सिस्टम एटसेट्रा। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, लाइक क्या क्या एप्लीकेशंस हमने डेवलप करी है इंडिया ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कॉन्फ्रेंस में सारे ब्रिक हेल्थ मिनिस्टर्स को दी। चलिए दोस्तों, नाउ इंडिया चाइना अग्री ऑन 3-step डिसएंगेजमेंट इन पैंगोंग त्सो। हमको मालूम है दोस्तों कि इंडिया चाइना में जो रिलेशनशिप है उनमें उसमें थोड़ी सी खटास आई है, काफी ज्यादा दोनों में तनाव चल रहा था, लेकिन फाइनली दोनों कंट्रीज ने अब अग्री कर लिया है कि दोनों फेज वाइज अपने मिलिट्रीज को पीछे लेंगे। हमारी सिचुएशन बिल्कुल वॉर जैसी हो गई थी, इंडिया ने भी पूरी तैयारी कर ली थी और चाइना ने भी पूरी तैयारी कर ली थी, और अब पीछे हटने के लिए फेज वाइज वो पीछे पीछे जाएंगे। इसके लिए 3-step डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हैज बीन अग्रीड फॉर। Under the new plan, the military forces of the countries are to move back to their respective positions before April May 2021. तो अभी फेज चल ही रहा है पीछे हटने का। वो कैसे फेज है दोस्तों, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। As the first step of the plan, the tanks and armored personnel carriers are to be moved back for the respective frontline deployment positions within 1 week. पहले टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स ये पीछे जाएंगे, मतलब ट्रक्स और टैंक्स पहले पीछे जाएंगे। इन स्टेप 2, both the countries are to withdraw 30% of the troops deployed on the banks of Pangong Tso Lake. The Indian side had agreed to come close to its administrative Dhan Singh Thapa post. The Chinese agreed to go back to their position. दूसरे स्टेप में
30% जो इनके मिलिट्री सोल्जर्स हैं वो पीछे जाएंगे, अपनी अपनी पोजीशन वापस संभाल लेंगे। एंड finally, in the third step, the two sides are to withdraw from their respective positions along the southern bank of Pangong Tso Lake area. और फाइनली अब जितनी बची फोर्सेज हैं 70% वो पूरी की पूरी वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। सो इज ए 3 स्टेप डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इंडिया और चाइना ने अग्री करा है अपनी मिलिट्री को वापस अपनी पोजीशन पर पहुंचाने का, जो वॉर सिचुएशन थी उसको अवॉइड करने का। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट समिट हम ध्यान रखेंगे, इंडिया अटेंड्स SCO समिट, राइट। हमने SCO के बारे में पढ़ा था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पढ़ा था दोस्तों। उसकी एक और समिट हुई है, नेचुरली वर्चुअल समिट ही हुई है दोस्तों, अभी फेस टू फेस समिट होने में काफी वक्त है। सो November 10, India attended the Shanghai Cooperation Organization Summit. India was represented by Prime Minister Modi. देखो ये रहे मिस्टर मोदी। The summit was chaired by Russian President Mr. Putin. During the summit, Mr. Modi gave a stern message to both Pakistan and China. Mr. Modi ने एक तरह से warning दी है दोनों countries को। The Prime Minister asserted that India has historical ties with SCO countries and it is unnecessary to bring its bilateral issues in SCO agenda. He also asserted it is very important to respect each other's sovereignty and integrity. Mr. Modi ने clear message दे दिया है कि इंडिया दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाता है, तो दूसरी कंट्री से भी एक्सपेक्टेड है कि वो इंडिया को डिस्टर्ब ना करे। ओके फ्रेंड्स, नेपाल प्रेसिडेंट रिलीजेस स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी। सर, बायोग्राफी समझ में आता है, ऑटोबायोग्राफी समझ में आता है, ये एंथोलॉजी क्या होती है? तो दोस्तों, एंथोलॉजी इज अ बुक विच इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन। तो ये जो एंथोलॉजी है, ये किसके बारे में है? महात्मा गांधी जी के बारे में, मतलब ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी है, उनकी जर्नी के बारे में है। ऐसी बुक को हम एंथोलॉजी बोलते हैं, जिसमें पूरा पिक्चर से उसको डेकोरेट करा। सो नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी had released a special pictorial anthology on Mahatma Gandhi to mark 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi. This anthology is written in Nepali language. The book was launched as a special function held in Kathmandu in the presence of Indian ambassador to Nepal, Vinay Mohan Quatra. तो सर याद क्या रखें, एक स्पेशल एंथोलॉजी लॉन्च हुई, सर किसकी? महात्मा गांधी। सर कहाँ? नेपाल में, काठमांडू में। सर किसने लॉन्च करी? नेपाल की प्रेसिडेंट ने, विद्या देवी भंडारी। और सर ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? नेपाली लैंग्वेज। सर हमारे कौन से टॉपिक में आएगा? ये बुक्स एंड ऑथर्स में दोस्तों आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, जिसका सबको इंतजार रहता है कि सर अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स क्या ध्यान रखें, हमारी एग्जामिनेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स क्या ध्यान रखें। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है दोस्तों। रेपो रेट 4% ध्यान रखेंगे, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 4.25%, marginal standing facility rate 4.25%, statutory liquidity ratio 18.5%, and finally CRR cash reserve ratio हम ध्यान रखेंगे 3%, राइट। ये रेट्स आप आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ध्यान रख लीजिएगा। ओके फर्स्ट, न्यू हेल्थ वार्निंग फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से जो सिगरेट्स के या टोबैको के पैकेट्स पर हेल्थ वार्निंग है, उस हेल्थ वार्निंग को चेंज कर दिया गया। अब यहां पर क्या मैसेज प्रिंट होगा? टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ। पहले होता था टोबैको कॉजेज माउथ कैंसर, अब इस पर क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 दिसंबर से जो प्रिंट हो गया है सारे सिगरेट्स के और टोबैको पाउचेस पर, टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ। ओके फ्रेंड्स, Then Sudan removed from state sponsors of terrorism list. क्या हुआ दोस्तों? ये जो सूडान था एरिया, ये सूडान जो कंट्री थी, इसको टेररिस्ट लिस्ट में रखा था, ऐसी कंट्रीज जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। लेकिन सूडान की रीसेंट एक्टिविटीज और कोऑपरेशन के मद्देनजर सूडान को अब इस टेररिस्ट लिस्ट कंट्री से हटा दिया गया, जो सूडान के लिए अपने आप में बहुत बड़ी रिलीफ है। सो इट इज अ लिस्ट जनरेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस ऐसी लिस्ट बनाता है जो टेररिस्ट सपोर्ट कंट्रीज होती हैं, नेचुरली जिसमें पाकिस्तान का नाम भी है। द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर रिपीटेडली प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंटरनेशनल टेररिज्म। Sudan was removed from the list. India has welcomed its removal and also India welcomed the normalization of Sudan's relationship with Israel. सूडान और इसराइल में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस थे, अब वो वाले सूडान ने अपने डिफरेंसेस भी खत्म कर लिए हैं। सूडान इज ट्राइंग टू बी लेट्स से इन द पॉजिटिव बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। सूडान को टेररिस्ट लिस्ट से भी हटा दिया गया।
ओके, सो यूएन ट्रीटी ऑफ बैनिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंटर्स इनटू फोर्स। यूनाइटेड नेशन ने बोला कि सारे लोगों को अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना है। तो काफी सारी कंट्रीज इस ट्रीटी का ऑपोजिशन कर रहे थे, जैसे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना इस ट्रीटी को अपोज कर रहे थे। लेकिन फाइनली जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है और अब ये वाली ट्रीटी इन फोर्स आ चुकी है। United Nations recently announced that around 50 countries have ratified मतलब हाँ कर दी है, the UN treaty to ban nuclear weapons. This has been triggered the treaty into force. मतलब अभी ट्रीटी सारे मेंबर्स पर एप्लीकेबल है कि अब कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। Okay, friends. First meeting of G20 Group of 20 Anti-Corruption Working Group held. G20 का एक ग्रुप बना है जिसका नाम है G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप हेल्ड। अब इस ग्रुप का नाम से क्लियर है कि ये करप्शन के अगेंस्ट काम करता है, पूरी दुनिया में करप्शन कम हो ये उसके लिए काम करता है दोस्तों। सो सऊदी अरेबिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मीटिंग। ये एंटी करप्शन ग्रुप की जो पहली मीटिंग है उसकी शुरुआत किसने करी है, कौन सी कंट्री ने, सऊदी अरेबिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुप इज टू मेक सजेशंस ऑन बूस्टिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट करप्शन। रिश्वतखोरी, करप्शन से कैसे लड़ा जाए, इसका पर्पस यही है। इंडिया की तरफ से क्या एफर्ट्स, क्योंकि इंडिया भी एक बहुत करप्टेड कंट्री है, तो इंडिया की तरफ से क्या एफर्ट्स। इंडिया ने बता कि इंडिया हैज क्रिएटेड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लोकपाल इन लोकायुक्त एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट। इंडिया ने बोला कि हमने अपनी कंट्री में इतने सारे नियम बनाए हैं, इतने सारे एक्ट बनाए हैं ताकि हम करप्शन से फाइट कर सकें। तो ऐसी वर्चुअल मीटिंग हेल्ड हुई थी जो करप्शन से फाइट करती है। नेक्स्ट, इंडिया रिसीव्स सेकंड सेट ऑफ स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स। हाँ सर, नाम तो बहुत सुना है स्विस बैंक्स का कि वहां पर जितना भी इंडिया का 2 नंबर का पैसा है सब वहां पर जमा करते हैं। तो इंडिया ने स्विस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसे जितने नाम है वो आप हमको दो और उनके अकाउंट में कितना कितना पैसा है उसकी डिटेल्स भी दो। तो स्विस बैंक ने बोला कि हम आपको फेज वाइज देंगे। पहली लिस्ट उन्होंने पहले दे दी थी, अब उन्होंने सेकेंड सेट भी इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया। On October 9, India received a second set of Swiss bank details under Automatic Exchange Pact. दोनों कंट्रीज के बीच में जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज पैक्ट। The pact was a key milestone of Government of India in its fight back against black money. So in 2019, India received its first set और अब जो है इंडिया को सेकेंड सेट भी मिल गया है। ब्लैक मनी किसने जमा करा है इंडिया के बाहर और कितना जमा करा है इसकी उनको जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन अब इंडियन गवर्नमेंट को मिल गई है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज। चाइना's Chen Meng wins ITTF Women's World Cup title. So China's Chen Meng has been crowned as the winner of the first ever ITTF Women's World Cup title. टेबल टेनिस की हम बात कर रहे हैं। चेन मेंग इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर एट प्रेजेंट। तो नाम ध्यान रख लेंगे, चाइना की चेन मेंग है जिन्होंने अभी टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता है, शी इज नंबर 1। जैसे मैंने आपको टेनिस की न्यूज बताई थी डेनियल मेदवेदेव की, वैसे ये टेबल टेनिस की न्यूज है, नाम ध्यान रखेंगे चाइना की प्लेयर चेन मेंग का। Okay, friends. Then next is Mumbai Indians win IPL for the 5th time. बिल्कुल दोस्तों, ये आपने देखा ही होगा। November 10, 2020, Mumbai Indians won the IPL trophy again for the 5th time. The team has so far won the title in 2013, 15, 17, 19, and finally in 2020. Rohit Sharma was the captain of the team, and the Mumbai Indians team is owned by Reliance Industries. Okay, friends. So simple news, लेकिन हाँ हमारे लिए important news. Then friends, Rafael Nadal wins French Open. जैसे ATP जो टूर्नामेंट हुआ था that was won by Daniil Medvedev और French Open tennis tournament has been won by Rafael Nadal. So on October 11, Rafael Nadal won the French Open beating Novak Djokovic. This is Nadal's 20th Grand Slam and 13th French Open title. Nadal wins French Open 2020. And in female category, Iga Swiatek won the title. She was the first player from Poland to win the Grand Slam. तो चैंपियंस के नाम हमको ध्यान रखना है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल चैंपियन एंड ईगा स्वियातेक वुमेन चैंपियन। ओके फ्रेंड्स, नाउ चेक वर्ल्ड्स फर्स्ट CRISPR-Cas9 बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल। किसने डेवलप करा?
सर टाटा ने, क्या है सर ये? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड, दैट इज टाटा एमडी, हैव अनवील्ड टाटा एमडी चेक। चेक इनके प्रोडक्ट का नाम है, विच इज अ नोवल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग फॉर कोविड 19। तो कोविड 19 टूल इन्होंने एक डेवलप करा है जिसमें कोविड 19 आपको 75 मिनट्स में मालूम पड़ जाएगा कि आपको कोविड है या नहीं है। अभी तक कोविड 19 का हम टेस्ट करवाते हैं तो लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। ये वाला टूल आप खरीदोगे और इससे आप कोविड टेस्ट करोगे तो इससे 75 मिनट्स में हमको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कोविड है या नहीं है। The testing will have a reaction time of 45 to 50 minutes in lab, and the total testing time starting from extraction of RNA sample to results in 75 minutes. मतलब लगभग 75 मिनट्स में हमको मालूम पड़ जाएगा कि कोविड है या नहीं है एक पर्सन को। डायग्नोस्टिक टूल का नाम ध्यान रखेंगे जो टाटा ने डेवलप करा है, दैट इज चेक। ओके फ्रेंड्स, परम सिद्धि एआई, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। So on October 5th, the Center for Development of Advanced Computing, that is CDAC, commissioned the largest HPC AI supercomputer। नाम ध्यान रखेंगे हमारे सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर का, परम सिद्धि। परम सिद्धि has put India's amongst top countries in global AI supercomputing research and innovation। तो it's a very big landmark for India। इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटर डेवलप करा है जो वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर से कंपीट करता है, और हमारे सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि। नाम ध्यान रखेंगे, परम सिद्धि। ओके फ्रेंड्स, देन वर्ल्ड्स स्पेस वीक सेलिब्रेट करा है। कब? तो वर्ल्ड स्पेस वीक इज सेलिब्रेटेड बिटवीन October 4 and October 10, 2020, and this week is celebrated under United Nations resolution that was passed in 1999। क्या थीम थी? सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। October 4 ही क्यों चुनते हैं ये? The World Space Week begins in October 4 every year. This is because the first man-made satellite, Sputnik, was launched from the Earth on October 4th। क्या ध्यान रखें सर, 4th अक्टूबर से लेकर 10th अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट करा गया, राइट? चलिए, देन पीएम कुसुम स्केल्ड अप। सर ये पीएम कुसुम किससे रिलेटेड है? सर ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि सोलर पंप से रिलेटेड है। The scheme was launched to help farmers install solar pumps, grid-connected solar power, and other renewable power plants. The Ministry of New and Renewable Energy has recently issued orders to expand Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan, that is PM Kusum। Accordingly, the new target of scheme has been enhanced to achieve solar capacity of 30.8 गीगावाट बाय 2020। तो दोस्तों, पहले पीएम कुसुम में जो टारगेट था वो कम था, कम गांव को कवर करा था, कम फार्मर्स को कवर करा था। अब इसका स्केल अप हो गया है। स्केल अप मतलब अब इसमें और लेट्स से कैपेसिटी बढ़ाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज, फार्मर्स और एग्रीकल्चरल एरियाज को कवर कर सके। ओके फ्रेंड्स, देन वी हैव अ स्कीम कॉल्ड स्वामित्व स्कीम। ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स के टॉपिक के अंडर है। स्वामित्व स्कीम, Prime Minister Mr. Modi launched Swamitva scheme, that is survey of villages abadi and mapping with improvised technology in village areas। इस स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। क्या होता है दोस्तों? ड्रोन के थ्रू, जो पायलट के बिना हवा में आपको दिखते हैं, ड्रोन के थ्रू वो इसकी मैपिंग करते हैं और ये देखते हैं कि कितनी जगह को हम अलॉट करेंगे और उसके ओनर्स कौन होंगे। So the scheme was launched to provide help in mapping rural inhabited lands। Inhabited मतलब जहां पर कोई नहीं है, those are called inhabited lands, using drones and latest survey methods। तो उन lands, inhabited lands का क्या करना है वो drones के थ्रू पता लगाते हैं और फिर उस lands को farmers को allot करते हैं। This is called स्वामित्व योजना, स्वामित्व scheme। The next scheme, PM Swanidhi योजना। Ministry of Housing and Urban Affairs launched a scheme, PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, that is PM Swanidhi योजना। सर क्या होगा इस स्कीम में? The scheme has been launched to empower street vendors by providing them with loans। Street vendors मतलब जो दोस्तों फुटपाथ पर अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए ये वाली स्कीम लॉन्च करी गई, उनको लोन दिया जाएगा। अंडर दिस स्कीम The ministry aims to provide collateral free, कोई सिक्योरिटी नहीं लगेगी, collateral free loans of up to
₹10,000 to street vendors for resuming their business in urban areas. तो नेचुरली दोस्तों कोविड-19 से बहुत सारे लोग सफर हुए हैं, बस उसी चीज कोविड-19 से काफी सारे लोग जो सफर हुए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये वाली स्कीम लॉन्च करी गई और बोला कि फुटपाथ पर जो लोग काम करते हैं उनको 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा, उनको कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है ताकि वो अपने बिजनेस को रिज्यूम करे। The scheme aims to cover approximately 50 lakh street vendors और इस स्कीम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने में उत्तर प्रदेश इज एट टॉप रैंक। उत्तर प्रदेश इज एट टॉप रैंक। नाउ फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में, तो इस पॉल्यूशन से लड़ने के लिए उन्होंने एक डिजिटल तरीका निकाला मिस्टर केजरीवाल ने। उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी, ग्रीन दिल्ली। So the Chief Minister Shri Kejriwal launched the Green Delhi mobile application. The application will help the citizens to inform state government about the pollution causing activities. तो जहां पर दिल्ली सिटीजन्स को पॉल्यूशन दिखता है वो इस मोबाइल ऐप पर अपडेट कर देंगे और गवर्नमेंट उस मोबाइल एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वहां पहुंच जाएगी और स्टेप लेगी। सो इट इज एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दिल्लीइट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, ग्रीन दिल्ली। ओके, फास्ट टैग्स मेड मैंडेटरी टू ऑल फोर व्हीलर्स। हमको मालूम है हम किसी भी टोल टैक्स पे जाते हैं तो फिर वो हमको पैसे देने पड़ते हैं और अब फिर हमको एक चिट मिलती है जिससे हम टोल टैक्स को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन आजकल टोल टैक्स पे भीड़ बहुत नहीं लगी है। गवर्नमेंट ने इसका एक तरीका निकाला है। गवर्नमेंट ने फास्ट टैग्स, एक प्रीपेड कार्ड बनाने को बोला है। उन्होंने बोला है कि आप इसमें रिचार्ज करवाओ और जैसे ही आप जाओगे टोल टैक्स पर तो आपको अब विंडो भी नहीं खोलनी पड़ेगी। वहाँ का जो स्कैनर है फास्ट टैग को स्कैन करेगा और आपका जो बैलेंस है उसमें ऑलरेडी डिडक्ट होगा और आप टोल टैक्स का गेट आपके लिए खुल जाएगा। अब पहले ही ऑप्शनल था, अब इसको कंपलसरी कर दिया है। पहले इसकी डेट जो थी वो 1 जनवरी से इसको कंपलसरी कर दिया था कि सारे फोर व्हीलर्स पर 1 जनवरी से फास्टैग कंपलसरी होगा, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इसकी डेट वापस बढ़ा दी है। अब एक्सटेंडेड डेट क्या है फास्टैग की दोस्तों? 1 फरवरी। तो 1 फरवरी अभी तक तो ये डेट है कि 1 फरवरी तक सब फोर व्हीलर्स पर फास्टैग्स लग जाने चाहिए। ओके, व्हाट्सएप पे, एनपीसीआई अप्रूव्स व्हाट्सएप टू जॉइन यूपीआई पेमेंट। हमारे यूपीआई पेमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे अमेजॉन पे है, मोबीबिक है, पेटीएम है, गूगल पे है। इस लाइन में दोस्तों और कौन आ गया? व्हाट्सएप पे भी आ गया। सो द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, approved Facebook owned मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप टू गो लाइव ऑन यूपीआई। इसका मतलब अगर हमको पेमेंट कर रहे हैं तो क्या सर हम व्हाट्सएप पे भी पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, और उसका नाम है व्हाट्सएप पे, बिल्कुल गूगल पे जैसा है व्हाट्सएप पे। ओके फ्रेंड्स, देन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग बहरेन पीएम खलीफा बिन सलमान अल खलीफा पास्ड अवे। याद है दोस्तों, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हमने देखा था कि इन्हीं भाई साहब ने अब पीएम मोदी को अवार्ड दिया था। ये एक्सपायर हो गए हैं, ही पास्ड अवे। सो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर खलीफा बिन सलमान died on November 11. He was 84 years. He died at Mayo Clinic Hospital in United States. Okay, Indian Union Minister, that is Central Minister, Ram Vilas Paswan also passes away. काफी लंबे समय से ये मंत्रालय में रहे थे। So the Union Consumer Affairs Minister Shri Ram Vilas Paswan passed away at the age of 74. He underwent a heart surgery at Delhi's Fortis Hospital. Okay, friends. राजेश्वर राव अपॉइंटेड द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर की बात नहीं कर रहा, गवर्नर अभी भी श्री शक्तिकांत दास ही हैं। हम डेप्यूटी गवर्नर की बात कर रहे हैं। सर मतलब एक डेप्यूटी गवर्नर होते हैं क्या? हमने कमिटीज और अपॉइंटमेंट्स ही पढ़ा नहीं दोस्तों। डेप्यूटी गवर्नर्स आरबीआई के होते हैं 4। तो 4 में से एक अब इनका नाम है। सर अक्टूबर 7 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड राजेश्वर राव एज अ न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। सर इनके अलावा कौन कौन है डेप्यूटी गवर्नर्स? तो देखिए, एक तो अभी न्यूली अपॉइंटेड है दोस्तों मिस्टर राजेश्वर राव, और बाकी 3 बीपी कनौगो, एम के जैन एंड एमडी पात्रा। याद करो, हमने एमडी पात्रा की न्यूज पढ़ी थी, इनको रिसेंटली अपॉइंट करा गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी सारी न्यूज़ है हमारे पास। आई गेस लगभग 79 to 80 मैंने छोटी छोटी न्यूज़ आपको बताई है। ये सारी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट गो थ्रू देम।
द न्यूज इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, कोई भी कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर इसमें नहीं है। सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है, पिछले अटेम्प्ट्स में कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स अपडेशंस बहुत सारे थे, इस बार कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर ज्यादा नहीं है। याद रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है। तो इन सारे के सारे करंट अफेयर्स जो मैंने अभी पढ़ाए हैं इनको अपडेट कीजिए और अपने एग्जामिनेशन के लिए याद कीजिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छे से मेहनत करें, एग्जामिनेशन में आप पास हो जाएंगे। आई विश दैट यू पास विथ फ्लाइंग कलर्स। गुड बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।